नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मैं हिंदी आशुलिपि से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। अच्छा। अभी आशुलिपि से संबंधित कितनी प्रणालियाँ प्रचलन में है, मुझे सर बताइए। अच्छा, आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमें अपना कामकाज हिंदी में करना है, तो उनके सामने समस्या आई कि भाई हिंदी शॉर्ट हैंड को कैसे डेवलप किया जाए। तो उस ज़माने में जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखे, जो अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर थे, उन्होंने हिंदी शॉर्ट हैंड के ऊपर काम करना शुरू करा। उस ज़माने में प्रचलित प्रणालियाँ थी पिटमैन अंग्रेजी की, डिप्लॉय, ग्रेक, ये बड़ी प्रचलित प्रणालियाँ थी। उनमें पिटमैन सबसे पॉपुलर प्रणाली मानी जाती थी। तो जो भी अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर थे, उन लोगों ने इसके ऊपर अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू करा। तो इसको कन्वर्ट करने में कई सारे लेखक थे जिन लोगों ने इस विषय पे काम करा। उसमें अगर अग्रणी नाम लिया जाए तो ऋषि भी है, मानक है, वर्धा है, जैन है, तोरा है, सूक्ष्म है, परिष्कृत है, सिंह है, नागरी है। इस तरीके से कई लोगों ने इस सब्जेक्ट पर काम करा, लेकिन सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि अंग्रेजी जिस तरीके से एक मूल बेस पर तैयार थी, उस मूल बेस के ऊपर हिंदी को तैयार करना था। लेकिन जब एक कमेटी बना के अगर कोई काम किया जाता तो एक मूल बेस तैयार हो सकता था, लेकिन मूल बेस तैयार हुआ नहीं और सब ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रणाली शुरू करी। तो उसमें विचार भिन्नता इतनी हो गई, उस विचार भिन्नता के कारण आज बच्चों को परेशानी को उठाना पड़ रही है। अब बच्चे के सामने ये समस्या आती है कि मैं किस प्रणाली से शॉर्ट हैंड सीखूं। ये समस्या बड़ी भारी समस्या है कि किस प्रणाली से शॉर्ट हैंड सीखूं। इस बारे में मेरा कहना यही है कि जो भी प्रणाली अभी चल रही है, जैसे सपोजिंग अभी ऋषि चल रही है। अब ऋषि सन 32 में लिखी गई थी, इतनी पुरानी किताब है, और उसके बाद फिर वो एक दो किताबों पे और काम करा और उसके बाद वो नया हुआ। इसके बाद जो दूसरी सिंह प्रणाली, उसमें भी एक किताब निकली। मानक भारत सरकार की एक प्रणाली थी, उन्होंने भी इस पर एक कमेटी बना के काम करा, लेकिन उसमें विशेषज्ञ तो एक ही थे, बाकी कमेटी एक भाषा की दृष्टि से थी। तो वो भी काम करा उन्होंने भी, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए आज की तारीख के हिसाब से उन प्रणालियों को इतनी सफलता नहीं मिली। इसी तरीके से आप देखें कि पिटमैन ने भी काम करा अंग्रेजी में, तो उन्होंने जितना एक साहित्य डेवलप करा था उतना हिंदी में साहित्य डेवलप बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैंने इस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू करा, तो मैंने आज की तारीख में इतना साहित्य डेवलप करा कि अंग्रेजी पिटमैन के बराबर आज मैंने साहित्य तैयार कर दिया। बल्कि मैंने इतना करा काम इसके ऊपर कि अंग्रेजी वालों को भी सोचना पड़ेगा कि ये नई नई चीज़ कहाँ से आई है। तो इस तरीके से जितनी प्रणालियाँ प्रचलित में चल रही है, उनमें समस्या बच्चों के सामने ये रहती है कि किस प्रणाली से मैं शॉर्ट हैंड सीखूँ। लेकिन शॉर्ट हैंड सीखने के लिए अब सब लोग अपने अपने तुक्के से पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं, लेकिन एक स्थिति ये आ जाती है कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। स्पीड नहीं बढ़ पाती है तो बच्चे मेरे पास भागते हैं कि सर हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो इस तरीके से कई लोगों ने काम करा और प्रणालियाँ प्रचलित में चल रही है। तो जो भी जिसको समय अनुसार टीचर मिल जाता है, पढ़ते हैं तो सीखते रहते हैं और सीखना भी चाहिए। सर ना, वांट्स में सर वैकेंसी निकल रही है, 70 की स्पीड मांगी गई है सर। तो हमें हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए किस बुक से सर पढ़ना चाहिए? हाँ, ये बात भी ठीक है आपकी कि अभी कई परीक्षाएं डिक्लेयर करी है गवर्नमेंट ने। इसमें कोर्ट की एग्ज़ाम जो अभी आ रही है उसमें 70 की स्पीड मांगी है। दूसरी आपकी और भी यूपीएससी आरपीएससी परीक्षाएं आती है, वो सब 80-100 की स्पीड मांगते हैं। तो ये समस्या बड़ी रहती है कि 80 से कैसे लिखें, 100 से कैसे लिखें। 70 तो बड़ा ईजी है, आराम से 70 लिख लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे 70 से भी नहीं लिख पाते हैं। तो ये एक समस्या तो बनी रहती है। तो इसके लिए लिखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। थोड़े कोड से रिलेटेड जैसे शब्द हैं तो अक्सर करके कोर्ट वाले लोग कोर्ट की लैंग्वेज के ही डिक्टेशन देते हैं। और ये भी मान के चलें कि आप ये नहीं ज़रूरी है कि कोर्ट की लैंग्वेज के ही डिक्टेशन आएंगे, क्योंकि कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देते हैं कि लोग कोर्ट की तैयारी करते हैं तो कोर्ट की परिभाषा या कोर्ट की शब्दावली की तैयारी करते हैं और दूसरी साइड की शब्दावली की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोर्ट की तैयारी के साथ साथ दूसरी तरह की भी तैयारी करना है
हैं, ये ध्यान रखें। सर स्पीड बढ़ाने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए? स्पीड बढ़ाने के लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि 80 में, 100 में या 60 में, 70 में धीरे धीरे आप धीरे गति से आप डिक्टेशन लें और उस डिक्टेशन को बार बार करते रहें, 2-2, 3-3 बार आप करेंगे और उसके बाद लिखेंगे और अनुवाद करेंगे तो धीरे धीरे आपकी गति बढ़ेगी। आप उन क्षणों को देखें जब हम क ख ग नहीं जानते थे, क ख ग सीखा, उसके बाद हमने अक्षरों को मिलाना सीखा, फिर स्वर सीखे हैं और उसके बाद हम लोग कई तरीके के नियम सीख के आज इस स्थिति में आ गए कि 60 से लिख रहे हैं, फिर धीरे 70 से लिख रहे हैं, फिर 80 से लिख रहे हैं, फिर 90, 100 से लिख रहे हैं, 120 से लिख रहे हैं, 140 से लिख रहे हैं, 160 से लिख रहे हैं। तो ये प्रयास करने से ही होगा। अगर आप सोचें कि एकदम मेरी स्पीड बढ़ जाए तो वो संभव नहीं है। आप प्रयास करें, एक ही पैसेज को 2-2, 3-3 बार लिखें, लिखने के बाद उसको वापस उसकी प्रैक्टिस करें। अगर मान लीजिए लिखते वक्त कोई हाथ रोक रहा है या कहीं तकलीफ आ रही है तो आप उसको उनकी रेखाकृतियों को या उसके डिक्टेशन को 2-2, 3-3 बार लिखें और फिर आप 2-3 बार लेंगे तो निश्चित रूप से आपका डिक्टेशन 80-100 की स्पीड में आ जाएगा। ओके सर। यूट्यूब पर आशुलिपि से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं, तो सर उन वीडियो को देखकर एक भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। सर ऐसा लगता है कि उनको आशुलिपि से संबंधित कोई ज्ञान भी नहीं है, तो सर इस पर इस बारे में तो अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि चक्कर क्या हो गया कि जब इतनी सारी प्रणालियाँ आ गई, सब लोग अलग अलग प्रणाली से सीखने लगे, तो उनके सामने समस्या तो यही थी कि किस तरीके से हम शॉर्ट हैंड सीखें। अभी मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि साहब मैं तो मानक से सीखा हूँ, मैं तो सी से सीखा हूँ। अब गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ भी शॉर्ट हैंड चलती है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि वो मानक से सिखाएंगे, मानक से बच्चे सीख रहेंगे। लेकिन एक स्थिति आ जाती है कि वो 70, 80, 100 से बढ़े नहीं पाते हैं। अपना पर्सनल एफर्ट से ही बच्चा वो 100 से ऊपर जाता है, लेकिन मानक की प्रणाली से 100 आती नहीं है, किसी भी हालत में 100 नहीं आती। तो ये समस्या तो बनी हुई है। अब स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो यूट्यूब पे भी आप देखेंगे कि कई लोग पढ़ा रहे हैं। कभी कभी तो मैं भी कोई निगाह पड़ जाती है तो कभी कभी तरस भी आता है कि लोग बेसिक फंडामेंटल भी उनको आइडिया नहीं है। अगर बेसिक फंडामेंटल का भी आइडिया हो तो चलो भाई कुछ सीख, लेकिन अब बच्चे हैं सर्च करते रहते हैं, जो भी मिल जाता है उसी को वो सर्च करके और उसी से पढ़ना लग जाते हैं। तो ये समस्या तो एक बनी रहेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और यूट्यूब और फेसबुक पे सबको अधिकार है जाने के लिए, सब अपने अपने ये एपिसोड डाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि यूट्यूब को देख के भ्रामक स्थिति में ना आए, क्योंकि आपकी स्थिति भी डामाडोल हो जाएगी। जो एक पर्टिकुलर किसी लेखक को आप फॉलो करें तो उसी को पूरा फॉलो करें। अभी फॉलो करने के लिए आप, जैसे मैं कहूँ कि मेरी प्रणाली ये परिसर को फॉलो करो, तो जरूरी नहीं कि आप मेरे को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि मेरे इसमें साहित्य है, कंप्लीट साहित्य है, नया नया उसके अंदर अचीवमेंट है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रणाली को आप करेंगे तो वो आप एकदम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एक प्रणाली ऐसी है जिसमें मैंने शब्द को शुरू में काट के बनाया। अभी तक एक भी कोई ऐसी प्रणाली नहीं जिसमें शुरू में काट के बताया हो। सबने बीच बीच में काटा है और बीच में काटने के बाद वो लास्ट में जाके लास्ट में काट के शुरू में काटते हैं, तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो आप जो शुरू से काट के लिखता है उससे स्पीड स्वाभाविक बढ़ेगी। अगर आपको 2 ख लिखना है तो अन्य प्रणाली में आपको देखेंगे कि 2 बार हाथ उठाना पड़ेंगे। मेरी इस प्रणाली में ख शुरू में काटो और एक बार लास्ट में काट दो, तो आपको हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं, वाविल भी लगाना पड़ते हैं। तो ये समस्या है कि पहले कौन सी प्रणाली को सीखा जाए। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप ऐसी प्रणाली चुनिए जिसमें कंप्लीट साहित्य हो, और भले वो ऋषि हो, मानक हो, कोई भी हो। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि जिस तरीके से टर्मिनोलॉजी बदल रही है, पहले अंग्रेजी, अगर आप हिंदी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं आता था। लेकिन आज ये हालत हो गई कि आप 2 लाइन पढ़ेंगे उसमें 2 शब्द अंग्रेजी कह जाएंगे। मतलब ये है कि अब अनुवाद करने का सिस्टम ही खत्म हो गया है। अगर आप कहीं अटक रहे हैं और अंग्रेजी शब्द आ रहा है तो आप अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करें। तो डिक्टेशन में भी अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। अब अंग्रेजी शब्द जैसे आता है बच्चे के हाथ रुक जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि ये सही या गलत है। तो आप ये ध्यान रखें कि मेरी इन किताबों में अंग्रेजी बहुल शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया, डिक्टेशन में भी अंग्रेजी बहुल शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। अच्छा, कोर्ट्स में अभी आप देखेंगे मैं सीरीज की सीरीज छोड़ रहा हूँ जो कोर्ट से रिलेटेड शब्द रखते हैं, और इतनी सिस्टमेटिक पूरी सीरीज है। अगर आप उसको सीरीज को
प्रॉपर वे में ढंग से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़ी बड़ी आउटलाइन को आराम से बना सकते हैं। ओके सर। सर ये देखा जाता है कि अनुवाद करते वक्त बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, तो सर गलतियों का निवारण करने के लिए ये बात भी आपकी बहुत बताइए। बढ़िया है। अक्सर देखने में आता है कि एक तो बच्चों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। यस सर। ये बहुत मैंने अमूमन देखा बच्चों में कि वो सोचता है कि मैंने जो लिख रहा हूँ सही लिखा, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष में जब उनको पता लगता है कि मेरी गलतियाँ क्या है, मेरे पास बहुत से बच्चे भेजते हैं इस तरीके से अनुवाद करके, और जब मैं उनको उनकी गलतियाँ बताता हूँ तो उनको पता लगता है कि अरे हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो आप जो भी गलतियाँ करते हैं उसको आप अनुवाद करें, अनुवाद करके मेरे पास जो भी बच्चा भेजेगा मैं उसको उसी वक्त चेक करके भेज देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, और उसमें जो उनकी ओरिजिनल गलतियाँ आती हैं वो ओरिजिनल गलतियाँ बताता हूँ। जब उनको पता लगता है कि मैं किस तरह की गलतियाँ करता हूँ, तो जिन बच्चों की जो ओरिजिनल गलतियाँ होती है वो अगर उनको पता लग जाए, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, बच्चों को ये पता नहीं लगता है कि छोटी की कहाँ लगाना और बड़ी की कहाँ लगाना। मैं पे एक मात्रा कब आएगी, दो मात्रा कब आएगी, और पे एक मात्रा कब लगेगी, दो मात्रा कब लगेगी, तो ये भ्रम स्थिति पैदा कर देती है बच्चों के लिए। हे पे बिंदी कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, तो ऐसी कई चीज़ें हैं। नहीं पे कभी बच्चा लगाते ही नहीं बिंदी, नहीं पे हमेशा बिंदी लगती है। तो ऐसे कई शब्द हैं जो बच्चों को शुद्ध करके लिखना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये छोटे छोटे शब्द 5-25 भी दे दिए तो ज़बरदस्ती आपकी 5-25 गलती जा रही है। अच्छा, अभी कंपटीशन का युग हो गया बिल्कुल। अब ये नहीं कि मैं थोड़ा भी कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा। हमारे ज़माने में तो बच्चा थोड़ा भी कर लेता था तो पास हो जाता था, क्योंकि उस ज़माने में बच्चे ही नहीं मिलते थे। अब आज इतने बच्चे मिलने लगे क्या, अभी भी बच्चे प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे। अभी एक 8-10 साल के पीरियड में ये शॉर्ट हैंड एक तरीके से गौण हो गई थी। अभी जितने नए बच्चे आए उनको तो पता ही नहीं कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। अभी भी मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। तो ये एक समस्या बनी हुई है शॉर्ट हैंड की। पहले तो एक लिमिट थी बच्चों के लिए, क्लर्क बन जाएगा, एलडीसी बन जाएगा, यूडीसी बन जाएगा, या टाइपिस्ट बन जाएगा, या स्टेनो बन जाएगा। ये एक तरीका था गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। लेकिन अब पूरा तरीके बदल गया है, परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। अभी शॉर्ट हैंड को अवॉइड करने के लिए एक रिटन टेस्ट भी डाल दिया। अब रिटन टेस्ट में बच्चे, अब जिन बच्चों की शॉर्ट हैंड अच्छी होती है वो बेचारे रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और जो रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं उनकी शॉर्ट हैंड बेकार रहती है। तो ये एक समस्या ऐसी बनी हुई है। अच्छा, ऊपर आप किसी को कहने भी जाओ कि भाई शॉर्ट हैंड टेस्ट ले लो और ये रिटन टेस्ट क्यों ले रहे हैं, तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं और दोनों में पास होना जरूरी है। उसमें कई बच्चे पास भी होते हैं, कई नहीं हो पाते हैं। अभी जिस तरीके से जो नकल की तैयारियां चल रही है, नकल के अंदर बच्चे कई तरीके से नकल करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और गलत जानकारी कभी भी अपने फार्म भरते वक्त कभी नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अभी देखो ना कितने भी पुराने केस खुल रहे हैं नकल करते हैं। तो अपने को ऐसी चीज़ों से अवॉइड, अपनी जानकारी जो भी दो सही शुद्ध जानकारी दो, ताकि आपको आगे भी कोई परेशानी नहीं हो। ओके सर। सर शॉर्ट हैंड में बच्चे सोचते हैं कि हम 3 महीने में सीख जाएंगे, तो सर 3 महीने में सीखना नहीं, ये तो एक बहुत ही गलत सोच है। ये बहुत से बच्चे इस तरीके से सोचते हैं। परीक्षा, जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड का आइडिया नहीं, वो कुछ अलग की बात सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं परीक्षा में लॉन्ग हैंड में लिखूंगा, 60 की 70 की स्पीड लॉन्ग हैंड में लिखूंगा। तो संभव नहीं है, लॉन्ग हैंड में लिखा नहीं जा सकता, लेकिन उनके दिमाग में है। और वो बहुत से बच्चे तैयारी भी करते हैं लॉन्ग हैंड में लिखने की, और बहुत से सक्सेस भी हो जाते हैं लिखने में, लेकिन उनके सामने समस्या आती है कि इसको मेरे को शॉर्ट हैंड में करना है क्या, तो वो हो नहीं पाता सारा का सारा। तो इस तरीके से बच्चे जो 3 महीने की सोचते हैं कि अगर मैं 3 महीने कर लूँगा, तो 3 महीने तो करीब किताब सीखने में लग जाता है, और उसके बाद 3 महीने रियाज लगती है। अभी मेरे पास 3-4 बच्चे इस तरीके से आए हैं जो 5-6 महीने के अंदर अच्छे तैयार हो गए, 80 की स्पीड से लिख भी रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर बच्चा अच्छी तरीके से ध्यान देता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो 6 महीने में आराम से कोर्स किया जा सकता है। सर परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें कि बच्चे सफलता प्राप्त कर सके? परीक्षा की तैयारी के लिए तो अब आप एक बात ध्यान रखें कि आजकल पैटर्न थोड़ा बदल गया है। जीके लेटेस्ट से लेटेस्ट जितना भी जीके निकल रहा है उस पर आप ध्यान दें। जीके की नई नई चीज़ें पढ़ें, नए नए पेपर्स जो आते हैं समाचार पत्र उसको भी पढ़ें। उन पेपर्स के अंदर जो आपको लगता है कि नए जो शोध हो रहे हैं या कोई नया इन्वेंशन हुआ है, किसी भी तरीके की नई नई चीज़ जो जीके में आ सकती है, उनको तारीखें देखें।
अमिताभ बच्चन का जैसे कौन बनेगा करोड़पति आता है, इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया जीके पूछते हैं, इसको भी आप ध्यान से सुने। तो ऐसे कई तरीके से आप जीके की तैयारी करें, हर दृष्टि से आप जीके की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जीके के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है। ओके सर। तो टाइपिंग भी आप साथ साथ करते जाएं। ऐसा नहीं कि मैंने जीके कर लिया और ये कर लिया, शॉर्ट हैंड कर लिया और टाइपिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कंप्यूटर पे भी आप पूरा ध्यान दें। और अभी ये है कंपटीशन का युग। कंपटीशन में 70 की स्पीड से मानो 6 शब्द में 542 420 शब्द सभी ने लिख लिए। अब इनमें सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो उसका सिलेक्शन जीके पे जाएगा या शॉर्ट हैंड कोड वाले में टाइपिंग पे जाएगा। टाइपिंग जो हायर स्पीड ले जाएगा उसके नंबर जुड़ेंगे और आपके शॉर्ट हैंड नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से वो, अब जैसे मैं कई बार मैंने कोड की कापियाँ भी जांची और भी कई विश्वविद्यालयों की कापियाँ जांची शॉर्ट हैंड की, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे ऐसी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम के कारण। वो समझते हैं कि मैंने जो लिखा सही लिखा है। अब वो गलतियाँ जाके इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है तो आपको एकदम नेगेटिव मार्क मिल जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी शब्द लिखते वक्त ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि मैंने जो शब्द लिखा सही लिखा है गलत लिखा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि जब आप अनुवाद करें, अनुवाद करते वक्त कभी भी एक एक शब्द को लेकर टाइप नहीं करें। पूरी लाइन पढ़ें, पूरी लाइन, पूरा लाइन, पूरी सेंटेंस क्लियर कट आ रही और उसको आप टाइप करते हैं। फिर दूसरी लाइन को पकड़ें, दूसरी लाइन में पूरी चीज़ अपनी बात आ रही है और टाइप कर दें। तो इस तरीके से आप पूरे के पेसेज को टाइप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप पूरी परीक्षा को आराम से पास कर लेंगे। सर यूट्यूब पर है ना बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपकी बुक की नकल करके पढ़ा रहे हैं, तो सर बच्चों को गलती करने से कैसे रोका जाए? सर उनको पता भी नहीं है। नहीं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का तो कोई एतराज़ नहीं है कि पढ़ाओ, लेकिन कम से कम इतना तो नॉलेज रहना चाहिए कि जो मैंने जो आउटलाइन दी उसको तोड़ मरोड़ नहीं करे। क्योंकि जो आउटलाइन मैंने इतने 40-50 साल के अनुभवों के बाद जो मैंने निर्मित की है, क्योंकि मैं बेसिकली अंग्रेजी का स्टेनोग्राफर रहा, अंग्रेजी में जितना साहित्य उपलब्ध था हिंदी में नहीं था। हमेशा मेरे को ये एक चीज़ खलती रहती थी कि नहीं यार, हिंदी में कुछ करना चाहिए, हिंदी में कुछ करना चाहिए। तो आज मैंने जितना भी साहित्य डेवलप करा है, मेरी किताब जिस जिस बच्चे के हाथ में गई, किसी ने आज तक नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी। सबने उसकी तारीफ ही की होगी कि नहीं साहब, ये किताब हम बहुत देर से क्यों मिली, हमको बहुत पहले ले लेनी थी। तो ये कोई ये नहीं कि आप मेरी किताब को फॉलो ही करें, लेकिन हाँ, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि मेरी इस किताब को जैन प्रणाली को सोच के छोड़ के आप मानक वाले, विशिष्ट वाले, ऋषि वाले, सिंह वाले सब उपयोग कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बच्चा मेरे से बात करता है, नहीं साहब मैं तो मानक से सीखा हूँ, मैं तो सी से सीखा हूँ। अरे भाई, मानक से सीखा या सी से सीखा तो उसमें चेंज क्या है? चेंज तो कुछ है ही नहीं ना। ऋषि में शुरू में काट के नहीं बताया, बीच में काट के बताया, मैंने शुरू में काट के बताया। अक्षर वो के वही सब उसमें भी है, अक्षर मेरे इसमें भी वो के वही है, सब वो के वही चीज़ है, अलग कुछ भी नहीं है। वैसे अन्य प्रणालियों में भी वही है, सब में वही चीज़ है, लेकिन बस वही लट लेके थोड़े नहीं साहब मैं तो ऋषि से सीखा हूँ या मैं मानक से सीखा हूँ। तो ठीक है, मानक से सीखे तो कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। आप मेरी आउटलाइन को देखो, अब फिर मैं पूछता हूँ आपको मेरी आउटलाइन समझ में आ रही? हाँ, आउटलाइन सारी समझ में आ रही। जब आउटलाइन समझ में आ रही तो फिर तकलीफ कहाँ आ रही? यस सर। जब सर बच्चों की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। हाँ। अदर बुक से पढ़ रहे हैं तो 60-70 से ऊपर नहीं जा रही। नहीं जाएगी वो, क्योंकि उसमें नई चीज नहीं है ना, वही पुराने पैटर्न पे चले में। अब ऋषि प्रणाली में आप देखो, उर्दू बहुल शब्द बहुत हैं। अब उर्दू बहुल शब्द आते ही नहीं, अब अंग्रेजी बहुल शब्द आ रहा है। अंग्रेजी बहुल शब्द की कहीं आउटलाइन मिलती नहीं है, नहीं मिलती सर। अच्छा, दूसरा कुछ लेखकों ने मेरी किताब नकल करने की कोशिश करी, वो गलत काम किया उन्होंने। फिर मैं यहाँ किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पर वे भविष्य में ध्यान रखें कि इस तरीके से किसी किताब की नकल नहीं करें, और किसी की नकल करके थोड़ी अकल भी लगाएं। अगर नकल करिए तो अकल भी लगाना चाहिए, लेकिन अकल भी नहीं लगी और ये जिडिस कर दी तो सब बच्चे भी देखते हैं और बच्चे भी पता लगाते हैं कि भाई ये किसकी नकल है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अभी कुछ बच्चों ने मेरी एजिडिस पूरी आउटलाइन डाल दी क्या, तो वो भी थोड़ा इन चीज़ों से बचना चाहिए क्या, गलत चीज़ें कभी प्रयोग नहीं करें। और जो एक पैटर्न मैंने दिया है उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे
हो सकता है मेरे पैटर्न से बहुत से लोग नाराज भी हों, उनके गले नहीं उतर रही हो, यस क्योंकि सर, जो पुराने पैटर्न से सीखा हुआ है और मेरे पैटर्न को अडाप्ट करना थोड़ा Yes. उनको मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करनी है ना। तो मेहनत तो आजकल किसी से होती नहीं, होती नहीं है कि सर। नहीं। अच्छा, आज की तारीख में भी मैं बच्चों के लिए रोज 50 आउटलाइन निकालता हूँ, यस सर, 50 आउटलाइन रोज निकालता हूँ मैं, और मैं मेरे कंप्यूटर में डालता हूँ। अभी मेरी इस सब्जेक्ट के ऊपर 12 किताबें चल रही है मार्केट में, और एक अभी ई बुक निकाल रहा हूँ मैं, वो भी बहुत जल्दी से जल्दी, महीने 1.5 महीने में आ जाएगी। और मेरे ख्याल से ये जो मेरी बुक रहेगी ई बुक, अभी तक की जितनी किताबें निकाली Okay, उसमें sir. सबसे बेस्ट किताब होना चाहिए, और अच्छा कलेक्शन भी है इसके अंदर। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले समय में जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। Okay, अभी कई बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं रिपोर्टर के लिए, और उनके भी मुझे फ़ोन आए, उन्होंने भी बताया, बोले नहीं सर आपकी इन किताबों से हमको बहुत संबल मिला। तो ठीक है, इस तरीके से कई बच्चे तैयारी करते हैं और करना भी चाहिए। और कुछ पूछना सर परीक्षा देते वक्त बच्चों को बहुत घबराहट होती है, हाँ, तो सर उस घबराहट से कैसे बचा जाए? देखो इसमें क्या होता है कि एक तो वो बच्चे जो शुरू में सीख के परीक्षा देने जाते हैं, स्वाभाविक है उनकी हार्ट बीट तो बढ़ेगी, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी परीक्षा कैसे होती है शॉर्ट हैंड की ये कभी देखी नहीं। दूसरा, एक नॉर्मल परीक्षा तो खूब दी, लेकिन शॉर्ट हैंड की परीक्षा कभी दी नहीं उन्होंने, तो स्वाभाविक है कि घबराहट होती है। तो आपको इससे थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत रखना चाहिए। आप तो बस ये मान के चलिए कि मैं ही सब बढ़िया लिख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं आता। बस ये थोड़ा एक कॉन्स्टेंट मतलब मन में रखोगे कि भाई मेरे को लिखना है और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और आराम से आप लिखें। और मैं एक दूसरा निवेदन करूँ कि जो डिक्टेशन आपने लिखा Yes. उस डिक्टेशन को अच्छी तरीके से पहले 5 मिनट पढ़ें, एक एक शब्द को अच्छी तरह पढ़ें। जहाँ आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा उसको गोला कर दें, है कि नहीं। उसके बाद आपको मानो कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे उसको डालो, और उससे आप पता लगाओ कि ये फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड प्लेस का है, थर्ड। क्योंकि स्पीड में प्लेस पे हम नहीं लिख पाते हैं, प्लेस भटक जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा शॉर्ट हैंड लिखते वक्त ध्यान रखो, हमेशा प्लेस पे लिखोगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी, प्लेस पे नहीं लिखोगे तो पढ़ने में परेशानी होगी। प्लेस पे लिखोगे तो आराम से लिख लोगे आप। तो इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो शॉर्ट हैंड। और कोई पूछना होगा? सर एक क्वेश्चन, सर वो आपने बताया 12 बुक्स है, तो सर वो 12 बुक्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? 12 बुक्स के बारे में तो यही कि मेरी जो एक परिष्कृत आशुलिपि है, जो सीखने वाली किताब है, ये किताब बहुत ही मेहनत करने के बाद बनी हुई है। इस किताब की विशेषता ये है कि इस किताब को बगैर टीचर की मदद से भी सीखा जा सकता है। अगर बच्चा थोड़ा ढंग से पढ़ता है, पूरे नियमों को समझाया गया है मैंने, अगर धीरे धीरे उसको पढ़ता है तो निश्चित रूप से वो शॉर्ट हैंड सीख सकता है। और दूसरी मेरी किताबें काट अक्षरों पर आधारित है, लुक्स पे आधारित है ना, डिक्टेशन पे आधारित किताबें। और दूसरी जो मेरी किताबें सारी उच्च गतिवर्धक वाक्यांश, लुक्स पे, सर्कल पे आधारित है, वो सारी की सारी बहुत सटीक किताबें सारी। और अंग्रेजी बहुल शब्द जो आते हैं, अंग्रेजी बहुल में हाथ रुक जाते हैं। यस सर, तो उसमें अंग्रेजी बहुल शब्दों का भी खूब भयंकर मतलब संकलन है उसके अंदर। मतलब आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनने के लिए अगर वो मेरी किताबों का उपयोग करते हैं तो कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इतना दावे से कहता हूँ, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्यांश को अगर ढूंढेंगे तो मेरी किताब में मिलेगा। ऐसा कोई वाक्यांश नहीं होगा जो मेरी किताब में नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो एक ही पुराने पैटर्न के वाक्यांश चल रहे हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन एक स्टैंडर्ड के जो वाक्यांश है वो सारे आपको मिल जाएंगे। सर अच्छा लगा आपसे बात करके, हिंदी या शिल्पी के बारे में जानकर अच्छा लगा सर। चलो जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलो।